Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Summer IAS. I hope you all are doing well. तो आज के सेशन में हम 6 मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, एमसीक्यू किस तरह से पूछे जा सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव आंसर्स दिखने के लिए, ज़्यादा मार्क्स फैच करने के लिए। ये सेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2024 के पेपर में अपियर कर रहे हो, 2025 या 2026 के पेपर में अपियर करने की प्लानिंग बना रहे हैं, सारे बच्चों के लिए काम का है। साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल का हो गया, रेलवे का हो गया, जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है, उन सब के लिए सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड आई कैन गारंटी यू ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 6 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो पहला समाचार ये है दैट रेलवे हैज़ अप्रूव्ड कोटास फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ऑन ऑल ट्रेन्स। मतलब ये कि रेलवे ने अपनी सारी ट्रेन्स में जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो भी डिसेबिलिटीज़ से सफ़र करने वाले कोई भी व्यक्ति हैं, उन सबके लिए कोटा अप्रूव कर दिया है। अभी तक ये था कि कुछ ट्रेन्स ऐसी थी जिसमें डिसेबिलिटीज़ का कोटा होता था और कुछ ट्रेन्स ऐसी थी जिसमें नहीं होता था। अब ये सारी चीज़ें बदल दी गई हैं और अब से भारत में रेलवे की जितनी भी पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं, उन सब में दिव्यांगजनों के लिए, वो सारे व्यक्ति जो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए कोटा निर्धारित रहेगा ही रहेगा। द कोटा विल बी ईयर मार्क ऑन ऑल द रिजर्व एक्सप्रेस मेल ट्रेन्स इंक्लूडिंग राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर, गतिमान एंड वंदे भारत। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी आपकी ट्रेन्स हैं जिसमें रिजर्वेशन करवाया जा सकता है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन्स हो, चाहे वो मेल ट्रेन्स हो, उन सब में, और जिसमें भारत की जितनी भी आपकी प्रीमियम ट्रेन शामिल है, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी हो गई, दुरंतो, हमसफर, गतिमान, वंदे भारत, सारी ट्रेन्स में ये बात लागू होगी। हर ट्रेन में डिसेबिलिटी से सफ़र करने वाले व्यक्तियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए कोटा अब रहेगा। अब ये नहीं है कि कुछ ट्रेन्स में है कुछ ट्रेन्स में नहीं है, वो खेल खत्म। अब से हर ट्रेन में आपको कोटा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। नॉर्म्स: द कोटा विल बी ऑफ 4 berth, 2 लोअर एंड 2 मिडिल इन स्लीपर क्लास, थर्ड एसी एंड थर्ड एसी इकोनॉमी। मतलब ये कि इस कोटा में कुल मिलाकर कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है, तो 4 बर्थ जो है उनको रिजर्व करा गया है, 2 लोअर सीट्स को रिजर्व किया जाएगा और 2 मिडिल सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। अगर आप स्लीपर में करवाते हैं तो उसमें भी ये 4 सीटें आपको रिजर्व मिलेंगी। अगर आप थर्ड एसी में कराते हैं तो उसमें भी ये 4 सीटें रिजर्व हैं, और थर्ड एसी की जो इकोनॉमी क्लास अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है उसमें, तो किसी में भी आप जाएं, 4 सीट्स आपके जो दिव्यांगजन हैं, जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए रिजर्व रहेंगी। इसमें से 2 सीटें लोअर हैं और 2 सीटें मिडिल बर्थ हैं, अपर बर्थ इसमें शामिल नहीं है। एंड ये तो खैर आपकी जो भी हमारी जनरल ट्रेन्स होती हैं उनकी बात हो गई। इसके अलावा देखिए क्या होता है, कई सारी ट्रेन्स में लगेज वगैरह को लेकर जाने के लिए भी हमारे पास स्पेशल कोचेज होते हैं, स्पेशल डब्बे होते हैं। उसमें हमारा गार्ड भी बैठता है ट्रेन का, और साथ ही साथ उसमें जो भी लगेज ट्रांसफर होना होता है वो भी इसके थ्रू करवाया जाता है। तो ये जो लगेज कम गार्ड का जो आपका कोच है, इसमें भी इस तरीके की 4 बर्थ्स को रिजर्व किया गया है। इसके अलावा जो चेयर कार होती है, सेकंड क्लास की जो सीटिंग होती है जिसमें सिर्फ बैठ के आपके जाना होता है, या फिर एसी की जो चेयर कार होती है जिसमें भी आपने बैठकर जाना होता है, इसमें भी इस तरीके की 4 सीट्स को रिजर्व किया गया है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, एक तो रेलवे की सारी ट्रेन्स में आप कोटा आपको सारी की सारी ट्रेन्स में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात ये, इस कोटे में 4 सीट्स को रिजर्व किया गया है। इन 4 सीट्स में से 2 सीटें लोअर बर्थ में होंगी और 2 सीटें जो है मिड बर्थ में होंगी। और ये थर्ड एक तो आपका सबसे पहले आपको स्लीपर में देखने को मिलेगा ये कोटा, उसके बाद में थर्ड एसी में है, थर्ड एसी के बाद में थर्ड एसी की जो इकोनॉमी क्लास आती है उसमें हो गया। इसका मतलब सेकेंड एसी में और फर्स्ट एसी में इस कोटे को अप्लाई नहीं किया गया। और ये अंडरस्टैंडेबल सी बात है, क्योंकि सेकंड एसी और फर्स्ट एसी की मदद से रेलवे जनरली पैसा कमाने की कोशिश करता है। जो यहाँ पे सीट्स हैं उनकी रेट थोड़े से कंपैरेटिवली हाई भी होता है, तो यहाँ पर कोटा ना देना अंडरस्टैंडेबल सी बात है। तो सेकंड एसी और फर्स्ट एसी को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा लगेज कम गार्ड की जो आपकी कोच है उसमें इसके और जो सीटिंग की व्यवस्था होती है, चाहे वो चेयर कार हो चाहे सेकंड क्लास सीटिंग हो, इन सब में आपको ये 4-4 सीट्स का रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। आगे, to avoid misuse of the provision, the facility of booking tickets under disability quota will be available to people for online booking who have unique ID card issued by the railways for offline booking on the production of card or copy of concessional certificates। तो जैसा कि भारत में लगभग हर चीज़ के साथ में होता है कि अपन लोग किसी भी फैसिलिटी या किसी भी सर्विस का जनरली मिसयूज़ करने लगते हैं, लूप होल निकाल लेते हैं। पता चला कि यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है और उनको फिर
ऐसे व्यक्तियों का अलॉट किया जाना शुरू कर दिया गया जो डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं है, जिनको किसी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए ये जो मिसयूज़ है कोटा का, इससे बचने के लिए ये इंश्योर करवाया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन आप इस कोटा का इस्तेमाल कर कर अपने लिए सीट बुक करते हो, तो आपको अपना जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, वो जो इशू किया जाता है रेलवे के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन जाते, उसकी मतलब आपको कॉपी अपलोड करना पड़ेगी। और अगर आप ऑफलाइन जाते हो, अगर आप काउंटर जाके टिकट बुक कराते हो, तब भी आपको ये अपना कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा, या कंसेशनल सर्टिफिकेट जो रहता है, डिसेबिलिटी के चलते आपको कंसेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके बिना इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठाया जा सकता। अब कई लोग पूछेंगे कि यूनिक कार्ड जो रेलवे के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है डिसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, वो कैसा दिखता है? तो उसकी फोटो देखिए। ये यूनिक डिसेबिलिटी की आईडी कुछ इस तरह से होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है। ये आप दिखाएंगे, इसमें बाकायदा लिखा रहता है कि आपकी तो डिसेबिलिटी की टाइप क्या है। दूसरा, इसमें यह बताया जाता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितनी है। जैसे इस कार्ड में लिखा हुआ है कि सेरिब्रल पैल्सी की जो है डिसेबिलिटी है और 75% के आसपास की डिसेबिलिटी है, तो ये व्यक्ति जिसका ये कार्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अपना कोटा अवेल करना चाहता है तो उसको फिर आपको सीट बुक करना पड़ेगी। अब इसी की जगह अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वो फिर अब कोशिश करे सेंधमारी करने की इस तरीके के कोटा वाले सीट्स में, तो वो इसको अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना डिसेबिलिटी कार्ड के ये कोटा में सीट्स बुक नहीं हो सकती, चाहे ऑफलाइन करवाया जाए चाहे ऑनलाइन कराया जाए। तो ये एक अच्छा कदम उठाया है कि बिना आपका यूनिक जो आईडी कार्ड डिसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में इशू किया जाता है रेलवे के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, वो इशू किए बिना, वो दिखाए बिना, या फिर उसकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके बिना अब आपको ये सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन, इसमें एक खास बात इंश्योर की गई है कि पैसेंजर जो डिसेबिलिटी के लिए हैं, जो डिसेबिलिटी वाले पैसेंजर हैं, उनकी कोटा की जो 4 सीट्स हैं वो तो रिजर्व हैं ही। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपके जो डिसेबिलिटी वाले पेशेंट होते हैं, उनको किसी एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है अपना सफर करने के लिए, या फिर किसी हेल्पर या फिर किसी अटेंडर की जरूरत पड़ती है बीच बीच में उनको, अगर कोई अगर सहायता चाहिए, कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो पैसेंजर है उसके साथ ही साथ उसका जो हेल्पर या फिर उसका एस्कॉर्ट है, उसके लिए भी एक एडिशनल सीट की जो है व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपका जो पैसेंजर है, अगर उसकी डिसेबिलिटी की कुछ ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी है कि उसको भाई हेल्पर के बिना ट्रैवल नहीं करते बन रहा, तो यहाँ पे हेल्पर के लिए भी आपने सीट दे दी है, और इससे अब वो उसके साथ में ट्रैवल कर सकता है। हेल्पर के अलावा अगर कोई आपको अटेंडर चाहिए जिसके बिना ट्रैवल नहीं हो सकता, तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी व्यवस्था जो है की गई है, और इससे अब डिसेबिलिटी वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड इसकी मदद से अब उनके लिए भी जो है रेलवे के थ्रू ट्रैवल करना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो ये तो अपनी न्यूज़ हो गई। अब इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि रिसेंटली रेलवे ने जो है अपने सारी ट्रेन के ऊपर जो सारी ट्रेन वगैरह जो हैं, इसके लिए कोटा अप्रूव कर दिया है। क्या ये सच है या गलत है? तो इसका जवाब हो जाएगा, देखिए, अगर सारी की सारी ट्रेन बोल दिया गया कि जितनी ट्रेन चलाई जाती हैं रेलवे के द्वारा, तब तो ये गलत हो जाएगा। मगर अगर स्पेसिफिकली ये बोला जाए कि आपकी जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, आपकी जितनी भी मेल ट्रेन हैं, या फिर यूं बोलना चाहिए कि आपकी जितनी भी सारी पैसेंजर ट्रेन हैं, अगर ये बोला जाता है कि रेलवे ने अपनी सारी पैसेंजर ट्रेन जिसमें यात्री ट्रैवल करते हैं उसके लिए आपका ये डिसेबिलिटी का कोटा जो है अप्रूव कर दिया है सारी ट्रेन में, तब तो ये बात सच हो जाएगी सारी पैसेंजर ट्रेन के रिस्पेक्ट में। बट अगर ये बोल दिया कि जितनी चलाई जाती हैं, मालगाड़ी हो गई, और इसके अलावा मालगाड़ी के अलावा जो IRCTC की स्पेशल ट्रेन चलती हैं, महाराजा ट्रेन होती हैं, और जितनी भी तरीके की आपकी जो ट्रेन होती हैं, सब मिला के बात करोगे तब ये बात सही नहीं है। तो पहला अपने को ये याद रखना है, कई बार UPSC स्टेटमेंट्स में खेलती है कि अगर ये आगे लिखा हुआ है कि भाई रेलवे ने कोटा अप्रूव कर दिया है डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए अपनी सारी की सारी ट्रेन के ऊपर, तब ये स्टेटमेंट टेक्निकली गलत हो जाएगा। आपका जो ये स्टेटमेंट है तब सही होगा सारी एक्सप्रेस या फिर सारी जो मेल ट्रेन हैं उनके लिए आपका ये कोटा जो है अप्रूव किया गया है, पूरी की पूरी ट्रेन के लिए नहीं किया गया। पहली बात। दूसरा ये कि ये कोटा सारी की सारी क्लासेस में दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट AC से लेकर आपकी जो स्लीपर तक है, सारी क्लासेस में ये कोटा आपको दिया जाएगा, इस तरीके का स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो ये भी गलत है, सारी क्लासेस में ये नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट AC को और सेकंड AC को इससे बाहर रखा गया है, फर्स्ट AC और सेकंड AC में ये कोटा नहीं दिया जा रहा। थर्ड AC में दिया जा रहा है, थर्ड AC के साथ साथ थर्ड AC की इकोनॉमी में दिया जा रहा है, स्लीपर में दिया जा रहा है, उसके बाद में चेयर कार में दिया जा रहा है, और AC की जो चेयर कार होती है उसमें दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपका जो ये लगेज कम गार्ड का जो ये कोच होता है, लगेज कम गार्ड का जो एक कोच होता है, इसको अपन L, स्मॉल c और G लिख देते हैं।
इसमें भी जो है ये कोटा आपको दिया जा रहा है। कितनी सीटें दी जा रही हैं? 4 सीटें दी जा रही हैं। इसमें भी खेला जा सकता है कि वो अपर बर्थ को भी इंक्लूड कर लें, तो ये भी अपने को याद रखना है कि 2 इसमें से लोअर बर्थ होंगी और 2 इसमें मिड बर्थ होंगी। अपर बर्थ को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति है तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत उसको आ जाएगी। तो यहाँ से भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, खेला जा सकता है। इसके बाद में ये अगर आपको सुविधाएं लेनी है तो उसके लिए यूनिक कार्ड दिखाना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। एंड लास्टली, अगर आप वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ वंदे भारत के केस में यह है कि पैसेंजर के साथ में एक एडिशनल एस्कॉर्ट या फिर अटेंडर के लिए भी एक सीट रिजर्व की जाएगी। अब अगर यहाँ स्टेटमेंट बनाया जाता है कि रेलवे ने भाई सारी जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनमें ये आपका कोटा डिसाइड किया है और सारी ट्रेन में जो आपका व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है डिसेबिलिटी का, उसके साथ में एक जो एस्कॉर्ट या अटेंडर है उसके लिए भी सीट रिजर्व की जाएगी। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा? जवाब है ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सिर्फ वंदे भारत में ऐसा किया जा रहा है कि जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसके साथ में एक एडिशनल सीट आपके एस्कॉर्ट या फिर अटेंडर के लिए अलॉट की गई है। बाकी सबके केस में ये बात लागू नहीं होती। सो इतने जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनकर तैयार होते हैं। यूपीएससी में थोड़ा कम चांसेस हैं, रेलवे के ऊपर जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आने को आ भी सकता है बट यूपीएससी में थोड़े कम चांसेस हैं। बाकी जितने एग्जामिनेशन हैं उसमें खासतौर पर एसएससी सीजीएल हो गया और रेलवे की खुद की जो भर्तियां अभी आ रही हैं, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट और बाकी जो भी हैं, उसमें इसमें से सवाल आने की संभावना है। अच्छे खासी चांसेस बनते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन रेलवे अपने खुद के ऊपर ये जो कोटा का व्यवस्था किया गया है इसके ऊपर पूछ ले। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अगला समाचार ये है कि भाई भारत सरकार ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि इंडिया में फूड आइटम्स में जो पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज रह जाते हैं वो कम से कम मात्रा में रहें, इसके सबसे स्ट्रिंजेस्ट, सबसे आपके टफेस्ट नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। और ये जो एलिगेशन भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर लग रहा है कि ये आपके मसालों में और हर्ब्स में हाई लेवल ऑफ रेसिड्यूज को अलाउ करती हैं, इस तरीके की सारी बातें भ्रामक हैं। इस खबर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए क्या होता है, जब भी आपका अनाज उगाया जाता है, कहीं पर भी अगर आपके क्रॉप्स लगाए जाते हैं तो कीड़ों से बचाने के लिए उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अब ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स थोड़ी बहुत मात्रा में वो पेड़ भी अब्जॉर्ब करता है जिसके ऊपर इसको डाला गया है। इससे होता गया है कि उसका जो अनाज निकल कर आने वाला है उसमें भी कुछ मात्रा में ये इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यू रह जाता है या कुछ मात्रा में चीज़ें बची रह जाती हैं। एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर ये आपके अनाज में या किसी भी चीज़ में हुआ तो क्योंकि है तो रसायन या फिर है तो केमिकल, तो बॉडी के ऊपर ये आपका इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिव तरीके से। इसलिए हर एक क्रॉप के लिए, हर एक आपकी जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं जिसमें किसी भी तरीके से इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को ऐड किया जाता है या फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे के पूरे फूड आइटम के प्रोडक्शन के किसी भी प्रोसेस में, किसी भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि भाई पेस्टिसाइड्स की वैल्यू या लिमिट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ना सिर्फ क्रॉप्स के लिए ये चीज़ की जाती है, इसके अलावा जो मसाले उगाए जाते हैं उनके लिए भी ये चीज़ की जाती है। जो क्रॉप्स वगैरह से कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी कई बार इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब के लिए अपने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि भाई इससे ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए किसी भी फूड आइटम में, या फिर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में इससे ज़्यादा जो है केमिकल किसी भी तरीके के अलाउड नहीं है। इस तरीके से अलग अलग आपकी लिमिट्स बनी हुई हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में अभी हुआ क्या है कि कुछ वक्त पहले हांगकांग में भारत के 2 लीडिंग मसालों के जो ब्रांड्स हैं उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा है कि आपके मसालों के इन ब्रांड्स में एक पेस्टिसाइड होता है इथाइलिन ऑक्साइड, वो जितना स्पेसिफाइड लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा है। और इसके चलते हांगकांग वालों ने किया यह है कि हांगकांग में ये जो 2 इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स हैं उनके मसालों के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। अब जब ये बात बाहर निकल कर आई तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाया सिंगापुर में, फिर जो सिंगापुर वालों के फूड रेगुलेटर हैं उन्होंने भी इन दोनों में से एक पर्टिकुलर लीडिंग ब्रांड के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इसी एलिगेशन के आधार पर कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड का जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है तो हम इसको बैन कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने बैन कर दिया। अब इसके बाद से फिर काफ़ी हाय तौबा मचने लगी और उसके बाद में आपका जो ये भारत में ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि ये मसालों में और हर्ब्स में, स्पाइसेस में और हर्ब्स में जितना जो रेसिड्यू या फिर जितना पेस्टिसाइड रेसिड्यू अलाउ किया जाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेस्टिसाइड वगैरह पेस्टिसाइड रेसिड्यू अलाउ कर रहा है। तो इन सारी बातों को, इन सारे एलिगेशंस को रिफ्यूट करते हुए अब भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इंडिया में जितने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स हो सकते हैं पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू को कंट्रोल करने के, उनको फॉलो किया जाता है। और FSSAI के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये सारे के सारे एलिगेशंस गलत हैं, ये सारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये भ्रामक बातें हैं। तो ये जो है खबर है जो पर्टिकुलरली अपना निकल कर आई है। अब इस खबर में क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड नाम के एक ये पेस्टिसाइड का जिक्र आ गया है जिसके चलते भारत
के दो मसालों के ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स हांगकांग में बैन हो गए हैं और एक पर्टिकुलर ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स आपके सिंगापुर में बैन हो गए, तो इसलिए अपने को इथाइलिन ऑक्साइड क्या भला होती है इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो इथाइलिन ऑक्साइड के क्या एक इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज के अलावा इसके जो यूजेस हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इस पे कुछ ना कुछ आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बन सकते हैं। तो इसलिए अब अपने को इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में पढ़ना जरूरी है और वो अब हम लोग देखेंगे। मगर कंटेक्स्ट समझने के लिए कि हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये खबर अपने को जानना जरूरी थी, तो ये हम लोगों ने देख ली। अब बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में, देखते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड को डिस्कस करने के पहले एक पॉइंट और कि भारत सरकार ने कह तो दिया है कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इंश्योर करती है कि किसी भी तरीके की कोई भी आपका जो है वायलेशन ना हो पाए, जो भी आपके नॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के मामलों में। इस पर एक बात और कही गई है कि FSSAI वाले जो हैं अभी कर ये रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर दो ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स वगैरह को बैन किया गया है वहाँ हांगकांग में या फिर सिंगापुर में, इनके लोकल मार्केट से सैंपल्स को अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया जा रहा है और इनकी फिर टेस्टिंग की जाएगी इंश्योर करने के लिए कि ये क्वालिटी नॉर्म्स के साथ में कंप्लाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई वगैरह की जाएगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि एलिगेशन लग रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है जी, FSSAI के ऊपर जो है एलिगेशन वगैरह लगाए जा रहे हैं कि ये लोग ये सारी हरकतें वगैरह करते हैं एंड ऑल दैट। सरकार ने इसको रिफ्यूट कर दिया है। अब ये लोग जो हैं लोकल मार्केट में इन्हीं सारे ब्रांड्स के उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स वगैरह के सैंपल्स अलग अलग जगहों से कलेक्ट कर कर उनमें क्वालिटी नॉर्म्स के टेस्ट वगैरह करेंगे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है कि FSSAI जो है वो भारत के बाहर जो मसाले एक्सपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी सही है या नहीं, अप टू द मार्क है या नहीं, इसको कंट्रोल नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारत के बाहर जो मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, स्पेसिफिकली मसालों की बात अपन कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी तय मानक के अनुसार है या नहीं, तय स्टैंडर्ड के अनुसार है या नहीं, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी FSSAI के ऊपर नहीं आती। ये सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग जो हैं ये चेक करें कि ये जो मसाले वगैरह एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ये किसी तरीके से किसी फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। और खासतौर पे क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड्स का और अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये जो APEDA के नाम से अपनी बॉडी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये सारी चीज़ें चेक करने की। FSSAI जो है वो भारत के अंदर इंटरनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, भारत देश के अंदर इंटरनली अपने देश में जो है स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को देखती है, इस चीज़ को इंश्योर करवाती है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है सामान वगैरह उसके क्वालिटी वगैरह ठीक है या नहीं, इसको करने की जिम्मेदारी इस इंस्टीट्यूशन की आती है। मगर अब लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो इसलिए एलिगेशन जो FSSAI के ऊपर लगाती हैं। अब हालांकि वो लोग जो अपनी तरफ से काम करना है वो कर रहे हैं, बट ये अपने को ध्यान में रखना है कि भारत में अगर इंटरनली कहीं पर किसी भी तरीके से फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स का प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह में या किसी भी तरीके के खान पान के सामान में अगर कोई आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड इंश्योर कराना है तो FSSAI करती है, और अगर बाहर एक्सपोर्ट हो रही है कोई भी चीज़ और उसके स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कराना है तो उसकी जिम्मेदारी APEDA के ऊपर आती है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में, देखते हैं। तो इथाइलिन ऑक्साइड इज अ पेस्टिसाइड नॉट ऑथोराइज्ड फॉर यूज इन फूड। इथाइलिन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है, एक कीटनाशक है, और इसको खाने पीने में इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। अगर आप फूड प्रोडक्शन कहीं पे कर रहे हैं, अनाज वगैरह उगा रहे हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल अलाउड नहीं है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। It is typically used to fumigate agricultural products to prevent microbial contamination. इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, या तो कोई आपका अनाज हो या अनाज से बनी हुई कोई चीज़ हो, जब एक बार वो कटकर, या तो अनाज आपका कटकर जो है वो तैयार हो गया है और उसको प्रिजर्व करना है, या फिर अनाज से जो भी चीज़ आपने बनाई है प्रोसेस करने के बाद में उसको आपने बना लिया है और अब उसको आपने प्रिजर्व करना है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसमें ना हो, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया उसको इम्पैक्ट ना करें, लंबे वक्त तक वो साफ रहे, सेफ रहे, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोका जाए। जो भी जो आपके माइक्रोब्स हैं या फिर जो कीटाणु वगैरह हैं या फिर जो कीड़े वगैरह हैं जो उसको लग सकते हैं इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, उससे बचाया जाए। उसके लिए उन सब माइक्रोबियल कंटामिनेशन को फ्यूमिगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर छिड़कना या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इस चीज़ का एप्लीकेशन, ताकि उसकी मदद से उसमें जो भी आपके जीवाणु या
बाकी सारे कंटामिनेशंस मौजूद हैं उनको मारा जा सके और आगे इस तरीके के कंटामिनेशंस के होने की संभावनाओं को खत्म करवाया जा सके। तो इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पर कोई अनाज उगा रहे हो तो उसमें पेस्टिसाइड के तौर पर छिड़कने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर एक बार वो अनाज जब कट कर इकट्ठा हो गया और उसके बाद में उसको स्टोर किया जाना है, या फिर उस अनाज से आपने कोई चीज़ बना ली है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने बना के तैयार किया और उसको प्रिजर्व करना है, तो उसमें माइक्रोब्स उसको किसी भी तरीके से इंपैक्ट ना करें, खराब ना करें, इससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाइल इथाइलिन ऑक्साइड इज अलाउड फॉर स्टेरिलाइजिंग स्पाइसेस अंडर सिंगापुर फूड रेगुलेशन, इट्स प्रेजेंस इन फूड बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट इज कंसर्निंग। आप सिंगापुर की स्पेसिफिक अगर बात करें जहां पर इसको बैन किया गया था, और इसके अलावा हांगकांग की भी अगर बात करें, तो यहाँ पर हालांकि इथाइलिन ऑक्साइड को आप इस्तेमाल कर सकते हो मसालों में स्टेरिलाइजिंग के लिए, यानी कि मसाले में कीड़ा ना पड़े, मसाला जो है उसके अंदर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, इससे बचाने के लिए उसको स्टेरिलाइज करने की जो प्रोसेस होती है उसमें इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया तो जा सकता है, ये अलाउ किया गया है सिंगापुर में भी और हांगकांग में भी, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जो है आप उसको एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे तो वो फूड को प्रिजर्व करे ना करे वो अलग बात है, बट जो भी उसको कंज्यूम करेगा उसकी हेल्थ पे नुकसान पहुंचा सकता है, हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बनकर तैयार हो सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम जो है बन जाती है, इसलिए इसकी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और हमारे अगर दो पर्टिकुलर प्रसिद्ध मसालों के ब्रांड जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बाहर बिकते हैं, उनके अगर प्रोडक्ट्स में ये एज पर सिंगापुर वाले ये जो और हांगकांग के जो फूड रेगुलेटर्स हैं, अगर उनके हिसाब से ये परमिसेबल लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो ये फिर अपने आप में खतरे की घंटी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए जो है इथाइलिन ऑक्साइड को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात क्या, इसका डायरेक्ट अगर कहीं पर फूड का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसमें इस्तेमाल नहीं होता, हालांकि किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को या फिर किसी फूड प्रोडक्ट को जो प्रोसेस करके बनाया गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है तब आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में भी स्टेरिलाइजिंग के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट एक लिमिट से ज्यादा इसको अलाउ नहीं किया जाता। केमिकली अगर बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में खूब बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। केमिकल फॉर्मूला इसका C2H4O है, C2H4O। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल खास तौर पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, याद रखिएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री में होता हो ना होता हो, मगर जो बाकी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वहाँ पर इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में भी इसका एक सर्टेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, बट इसके अलावा बाकी जगहों पर इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। फिजिकल स्टेट क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आप रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करेंगे, उस पर एक गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है जिसका अपना कोई खुद का कलर नहीं होता, हालांकि अपनी ओडर वगैरह से पकड़ में आ जाता है, बट इसका कोई कलर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। इस्तेमाल क्या क्या है, जैसा कि अपने ने देखा इसके पहले वाली स्लाइड में कि इंडस्ट्रियल अगर आप बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत वर्सेटाइल यूज इसका किया जाता है। सबसे पहले स्टरलाइजेशन, इट इज वाइडली यूज फॉर स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट पैकेजिंग एंड किल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। तो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आप किसी भी जगह से प्रोक्योर कर रहे हो उसको स्टरलाइज करने में, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का अगर माइक्रोब हो, कोई बैक्टीरिया हो, तो उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि एक पैकेट में अगर आपने सामान रखा हुआ है तो उस पैकेट को ये पार कर जाता है, उसको पेनिट्रेट कर उसके अंदर रखा हुआ जो सामान है, और उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगी है, तो उनको ये मार देता है। तो स्टेरिलाइजेशन में इसका बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। और मेडिकल इक्विपमेंट खासतौर पर अगर आप उसको बिना खोले, पैकेट को बिना फाड़े अगर आप उसको जो है स्टेरिलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए इसका बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये कई सारे दूसरे केमिकल्स को बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है इसकी मदद से इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसा जो है केमिकल बनाया जाता है। अब ये इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है इसको फिर एंटी फ्रीज और पॉलिस्टर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथाइलिन ऑक्साइड इज अ प्रीकर्सर ऑफ मैनी अदर केमिकल्स। कई सारे केमिकल्स इससे बनाए जाते हैं, खासतौर पर इथाइलिन ग्लाइकॉल इसमें से बनाया जाता है और उसकी मदद से पॉलिस्टर प्रोडक्शन और एंटी फ्रीजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इथाइलिन ऑक्साइड से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं, या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल किससे बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल पॉलिस्टर प्रोडक्शन में होता है, एंटी फ्रीजेंट के तौर पर होता है। तो जवाब हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड। चलें, सर्फेक्टेंट्स क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स फॉर डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने डिटर्जेंट बनाना है, कॉस्मेटिक्स बनाना है और इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल होता है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स बनाने के लिए अपना इथाइलिन ऑक्साइड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर टेक्सटाइल की बात करें, इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज फॉर ट्रीटिंग टेक्सटाइल्स टू इम्पार्ट व्रिंकल रेजिस्टेंस एंड श्रिंक रेजिस्टेंस। तो कई सारे जो आपके टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादा उसमें व्रिंकल्स वगैरह ना पड़े, उसके लिए इसको इथाइलिन ऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है और धोने पर ये बहुत ज़्यादा सिकुड़े ना, श्रिंक के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो सके, इसके लिए भी इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। एंड लास्टली, पेस्टिसाइड्स में, कीटनाशक में इसका बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल है। मास प्रोडक्शन जो है पेस्टिसाइड्स का, कई सारे तरीके के पेस्टिसाइड्स का इसमें करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है।
अब बात करते हैं इस गैस का इस्तेमाल करने पर आने वाले चैलेंजेस के बारे में। अगर आप इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या-क्या चैलेंजेस ये आपके सामने पोज़ कर सकती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फ्लेमेबिलिटी की बात करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड इज़ हाइली फ्लेमेबल एंड कैन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद गैस। यानी कि इस गैस में हाई संभावना है कि ये आग पकड़ सकती है, बहुत हाईली ये ज्वलनशील होती है। और अगर कहीं पर बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो चांसेस हैं कि आग वगैरह पकड़ ले एंड उसके बाद वहाँ पे फिर कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको एयर में खुला छोड़ दिया जाए, इसको डायरेक्टली अगर एयर में मिक्सअप होने का मौका दिया जाए और ये ठीक-ठाक क्वांटिटी में अगर कहीं पर अवेलेबल है तो ये एयर के साथ में एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना सकती है। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि पता चला कि भाई कहीं पर इथाइलिन ऑक्साइड भर के रखी गई है, वहाँ पर आग लगने की संभावना है और अगर आग वगैरह लग गई, तो आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए कि इसको जो है बाहर करवा दिया जाए और उसके बाद में फिर यहाँ पे वो जो भी आग वगैरह लगी है या लगने की संभावना है उसे कम किया जाए। पता चला आग जैसे ही आपने खिड़की दरवाजे खोले और हवा को अंदर आने दिया तो उसके साथ में इथाइलिन ऑक्साइड ने रिएक्ट कर कर और ज़्यादा एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना लिया। तो इसकी हैंडलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो इस खुद के जो अगर आप इसको आइसोलेटेड रखो तो भी इसमें संभावना है कि फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा होने के चलते आग पकड़ सकती है और अगर एयर के साथ में सीधा-सीधा एक्सपोज़र हो जाए तो वहाँ पर भी अच्छी खासी संभावना है कि एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स बनाकर बड़े-बड़े ब्लास्ट वगैरह करा सकती है, आग लगा सकती है। तो एक तो ये समस्या हो गई। दूसरा ये टॉक्सिक बहुत है। इथाइलिन ऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक एंड अ नोन कार्सिनोजन। तो एक तो ये टॉक्सिक है यानी कि इसमें ये थोड़ा सा जहरीली भी है, पॉइजनस है। दूसरा ये कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब होता है जिसमें कैंसर पैदा करने की संभावना होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कार्सिनोजन किसे कहते हैं? जिसके साथ एक्सपोजर होने के चलते या कंटिन्यूस एक्सपोजर होने के चलते आपको किसी भी तरीके का कैंसर होने की संभावना बन जाए। ठीक है जी, ये मेन रीजन है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करने का, क्योंकि अगर बड़ी मात्रा में किसी वजह से इथाइलिन ऑक्साइड रेसिड्यू के फॉर्म में आपकी बॉडी में लगातार जाएगा, मसाले तो रोज़ खाने हैं ना, खाना वगैरह तो रेगुलरली बनना है। तो अगर रेगुलरली मसालों की मदद से ये इथाइलिन ऑक्साइड का रेसिड्यू अगर आपकी बॉडी में रेगुलरली जाता रहेगा तो इससे कैंसर होने की संभावना बन जाती है। ये प्रोमिनेंट रीज़न है प्रोडक्ट को बैन करने का, इसकी मात्रा ज़्यादा होने के चलते। ये क्या करवा सकता है? इथाइलिन ऑक्साइड नॉन कार्सिनोजन है, इसके रेगुलर कंजम्पशन या कॉन्टैक्ट में आने के चलते कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। Prolonged exposure to ethylene oxide vapor can cause respiratory irritation, headache, nausea and in severe cases central nervous system depression and damage। अब इसके अलावा अगर गैस के रूप में ये आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में मौजूद है और लगातार आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, लंबे वक्त तक अगर एक्सपोज हो रहे हो तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, इरिटेशन हो सकता है, सर में काफ़ी तेज दर्द हो सकता है, नौसिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बहुत सीवियर केस हो तो आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें डैमेज और डिप्रेशन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अपन लोग ये कह सकते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड बेसिकली एक खतरनाक किस्म की गैस है, खतरनाक किस्म का एजेंट है और इससे वाक़ई में इसके अगर बढ़ी हुई मात्रा किसी भी तरीके से अगर इंसानों के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो इससे अपनी संभावना हेल्थ अगर बात की जाए, हेल्थ की सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो संभावना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। अगला आता है इसकी रिएक्टिविटी। Ethylene oxide is reactive with many materials including metals लीडिंग टू कोरोजन एंड डिग्रेडेशन। तो काफ़ी हाईली रिएक्टिव भी होती है, कई सारे मटेरियल्स जिसमें मेटल खास तौर पे शामिल है उनसे रिएक्ट करती है, उनका कोरोजन करती है और उसके चलते उनको भी डिग्रेड करने का काम करती है। एंड इसकी हैंडलिंग अगर आपने करनी है तो प्रॉपर वेंटिलेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल की व्यवस्था आपको ठीक तरह से करना पड़ेगी जब आप इथाइलिन ऑक्साइड को हैंडल कर रहे हैं या फिर कहीं पर इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियल यूज में कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का एक्सपोजर रिस्क जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके और अगर कोई संभावना बनती है किसी तरीके की हजार्ड की तो उसको ऑन टाइम हैंडल किया जा सके। लास्टली इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड का पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो सबसे पहला जवाब हो जाएगा एयर पोल्यूशन। इथाइलिन ऑक्साइड एयर पोल्यूशन में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करती है और इसके चलते स्मॉग वगैरह बनता है। स्मॉग क्या होता है अपन लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। अगर फॉग में केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं इसके चलते उन केमिकल्स का की प्रॉपर्टीज आपको उस फॉग में देखने को मिलने लगती हैं, फॉग का कलर चेंज हो जाता है तो उसको स्मॉग कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का केमिकल जो है फॉग के साथ में रिएक्ट कर कर किस तरीके का कैरेक्टर उसको दे रहा है, अलग अलग जगहों के स्मॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती हैं। खैर वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना अपने को ध्यान रखना है कि इथाइलिन ऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट के तौर पर काम करती है, कंट्रीब्यूट करती है और स्मॉग फॉर्मेशन में इसका बड़ा रोल है। वाटर पोल्यूशन की बात की जाए, अगर इथाइलिन ऑक्साइड किसी भी तरीके से वाटर के साथ बॉडीज के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है। ना सिर्फ बाकी पेड़ पौधों को इसका नुकसान होता है, इसके अलावा जो पेड़ पौधों से मेरा मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको नुकसान होता है इस चीज़ में। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, खासतौर पर फिशेज वगैरह, उन
के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर वो फिशेस वगैरह भी इस इथाइलिन ऑक्साइड को वाटर में कंज्यूम करेंगे और उनको फिर पकड़ के अपन खाएंगे, तो इससे फिर जो है अपने को नुकसान पहुंचा के कैंसर बनाने की संभावना बना देती है। लास्टली ग्लोबल वार्मिंग के पोटेंशियल की बात की जाए तो इथाइलिन ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग में अपना एक हिस्सा डाल रही है। इसमें भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है कि जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे ये इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी अपनी तरफ से काफ़ी बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये जो है कुछ इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। यहाँ पर अपन ने इथाइलिन ऑक्साइड को भी पूरा पढ़कर खत्म कर लिया और इसी के साथ ये न्यूज़ भी अपनी समाप्त होती है। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये ही कि भारत में ये जो आपका फूड और खास तौर पे जो प्रोसेस्ड फूड की बात है, इंटरनली भारत भर की अगर बात की जाए तो इसके स्टैंडर्ड्स जो तय पैरामीटर हैं उसके अनुसार इनका पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जवाब हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि इंडिया में इंटरनली जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, इंटरनल बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, इनको ये अपना सेफ्टी का जो भी स्टैंडर्ड है, उस पर पूरा उतरती हैं या नहीं, इसको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी FSSAI या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आती है। दूसरा पॉइंट कि अ, दूसरा पॉइंट ये कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप बाहर सामान, तो फिर वो जो भी आपके सेट्स पैरामीटर या स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार हैं, यानी सामान फूड प्रोडक्ट्स वगैरह खास तौर पर, उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जवाब हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तीसरा, इथाइलिन ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक कलरलेस गैस है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के रूप में होती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काफ़ी तौर बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, एंड स्टेरिलाइजेशन के अलावा इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी किया जाता है और बाकी जहाँ-जहाँ यूज़ होता है अपन लोगों ने इसको देख लिया। लास्टली, इसकी ये एक नॉन कार्सिनोजन है, इसके साथ डायरेक्ट एक्सपोजर में आने के चलते कैंसर होने की संभावना काफ़ी हाई रहती है। ये एक पॉइंट है जिसके चलते इसको बैन किया गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ हाईली फ्लेमेबल है, एयर के साथ में मिक्सअप होकर भी एक्सप्लोसिव मिक्सचर वगैरह बनाती है, सारी चीज़ें अपन लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्टली, स्मॉग वगैरह के प्रोडक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है और एक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों से करते बन जाना चाहिए, अब कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। अगला समाचार यह है कि इजराइल ने अपने देश में अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क को बैन कर दिया है, इसके ऑफिसेस को शट डाउन कर दिया है और ये बोला है कि अब ये नेटवर्क जो है इजराइल से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। ये पर्टिकुलर न्यूज़ नेटवर्क को अपने देश में बैन करने या इसके ऑफिसेस को शट डाउन करने के पीछे जो रीज़न इजराइल के द्वारा दिया गया है वो है बायस्ड रिपोर्टिंग, एक तरफा रिपोर्टिंग जो है इसको कारण बनाया गया। इनफैक्ट इजराइल वालों ने ये तक बोल दिया है कि अल जजीरा जो है वो हमास के माउथ पीस के तौर पर काम कर रहा है, फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, एक तरफा बात रख रहा है और उनके देश को एक गलत लाइट में या फिर एक इविल लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कहानी यह है कि 7 अक्टूबर को पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और उसमें 1400 के करीब यहूदी मारे गए थे। आप में से सारे लोगों को ये बात पता होगी। 1400 इजराइलीज या 1400 ज्यूज जो हैं इसमें मारे गए थे। उसके बाद से इजराइल ने हमास के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था और गाजा को इन्वेड कर दिया। तब से लेके अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं पूरे के पूरे वॉर में, लगभग एक अप्रॉक्सीमेट डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, 40,000 के आसपास जो हैं लोग अभी तक इस वॉर में पैलेस्टीन की तरफ से या गाजा में मारे जा चुके हैं। अब दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इस वॉर को रुकवाया जाए एंड यहाँ पे सिविलियन कैजुअल्टीज जो हो रही हैं इसको रोका जाए। इस पूरी की पूरी घटना में जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है तब से अल जजीरा जो है बहुत प्रोएक्टिव होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 जिस दिन ये घटना हुई है तब से लेके आज तक में अल जजीरा जो है इस पूरी की पूरी न्यूज़ के ऊपर बहुत प्रोएक्टिव होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। इस पूरी रिपोर्टिंग के ऊपर इजराइल का कहना यह है कि इन लोगों ने एक तो हमारा जो पक्ष है उसको नहीं बताया, जो 7 अक्टूबर का पूरा इवेंट हुआ था इसको बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश करी है, इसको ऐसे बताया कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। दूसरी बात यह कि फिर जब ऑपरेशन हो रहा है उसमें फिर हमास की तरफ से जो ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को जो बार बार आगे किया जा रहा है जिसके चलते सिविलियन कैजुअल्टीज और हो रही हैं, ये उसको बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हमास के जो क्राइम्स हैं उनको व्हाइट वॉश कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हम जो हैं एग्रेसर हैं, हम एक दिन अपनी मनमर्जी पर आया और हमने इन पे हमला कर दिया और हम इनके खिलाफ जो है सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारे इजराइल के अपने आरोप हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं वो अपनी जगह ठीक है, बट बायस रिपोर्टिंग और साथ ही साथ ये बोलकर कि अल जजीरा भाई जो है ये एक तरीके से हमास के माउथ पीस के तौर पर बिहेव कर रहा है, माउथ पीस के तौर पर जो है वो कह सकते हैं कि ऑपरेट कर रहा है। ये एलिगेशंस इजराइल ने लगाकर इनको बायस
बायस रिपोर्टिंग का आधार बनाकर बंद करवा दिया है, अपने देश में ऑपरेट करने से मना करवा दिया है। अब ये इजराइल के इतिहास में पहली बार है कि उन्होंने इस तरीके से किसी फॉरेन न्यूज़ आउटलेट को बैन किया है या फिर ये बोला है कि आप हमारे देश में ऑपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा दूसरे ऐसे फॉरेन मीडिया आउटलेट्स नहीं रहे हैं जिनके ऊपर बायस रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा। बीबीसी हो गया, CNN हो गया, सबके ऊपर टाइम टू टाइम इजराइल ने ये आरोप लगाए हैं। कई बार उनको प्रूव भी किया है, कई बार सिर्फ एलिगेशंस लगाकर छोड़ दिया है, बट इस तरीके से बैन किसी को नहीं किया गया था। पहली बार ये हो रहा है कि किसी को एक डायरेक्टली ये बोल देना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है माउथ पीस हो और भाई आप जो है हमारे खिलाफ में आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आप सिर्फ हमारे खिलाफ में प्रोपेगेंडा कर रहे हो, माउथ पीस के तौर पे बिहेव कर रहे हो हमारे दुश्मन के, इसलिए हम आपको उड़ा रहे हैं, हम आपको जो है यहाँ पे ऑपरेट नहीं करने देंगे। पहली बार इस तरीके के एलिगेशंस लगाकर इजराइल ने किसी को अपने देश में बैन किया। अब ये घटना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अल जजीरा को ऑपरेट किया जाता है कतर से। कतर की जो सरकार है वो इसको फंडिंग करती है और उनकी फंडिंग की मदद से अल जजीरा ऑपरेट करता है, ठीक है जी। एक तरीके से इजराइल ने इसको बैन कर कर ये संदेश देने की कोशिश करी है कि कतर जो है या कतर की जो सरकार है वो हमास को सपोर्ट करती है और इसलिए हम जो है इनको या फिर इनके इस न्यूज़ नेटवर्क को अपने देश में ऑपरेट नहीं करने देंगे। इससे समस्या अब ये हो गई है कि ये जो जंग रुकवाने की कोशिशें लगी हुई हैं, जो मीडिएशन के पूरे एफर्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें कतर हो गया, इजिप्ट हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमास और इसराइल को के बीच में मीडिएशन करवाया जाए, वार्ता करवाई जाए और इन दोनों को के वॉर को रुकवाया जाए। इसमें कतर जो है बैक ट्रैक कर सकता है क्योंकि आपने अगर ये बोल दिया है कि देखिए हमारा जो नेटवर्क है जिसको हम फंड करते हैं उसको आप माउथ पीस बोल के अगर आप हमास का अगर आप बंद करवा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि हम जो है हमास को सपोर्ट करते हैं या फिर वो सारी चीजें। तो जैसे ही इस तरीके के एलिगेशंस लगेंगे ये तो कहीं ना कहीं न्यूज़ नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ता है और ये कतर की गवर्नमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं इरिटेट करने के लिए भी एक जो है एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों एक अच्छे खासे चांसेस हैं कि कतर जो है इस पूरी पीस प्रोसेस में हमास को साथ लाने की जो ये कोशिश में लगे हुए थे अब वो इससे बैक ट्रैक कर जाएं और वो बोलें कि अब यूएसए और इजिप्ट वाले जाने, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, ये तो हमारी नेटवर्क को बैन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कोशिश लगी हुई है कि हम इसको किस तरह से रुकवा लें। क्यों? और इसमें कतर का रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमास के काफ़ी लीडर्स जो हैं कतर में रहते हैं, कतर की सरकार ने उनको संरक्षण दे रखा है। तो अगर कतर की सरकार उनको बोले तो जाहिर सी बात है उनको फिर मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर कतर वाले उनको घर से निकाल सकते हैं उनके। तो इन सारी चीज़ों के चलते कतर के शामिल होने से एक चांस बना था, एक संभावना बनी थी कि शायद ये पूरा का पूरा जो वॉर है ये इस पे सीज़ फायर हो जाएगा, बट अब इसमें संभावना कम दिख रही है कि सीज़ फायर वगैरह हो पाए। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या होगा, मगर अभी की तारीख में ये घटना बनी हुई है। अच्छा एक बात और कि अल जज़ीरा के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस पहले भी लगाए जाते रहे हैं, काफ़ी सारे देशों के द्वारा इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते रहे हैं बायस्ड रिपोर्टिंग के। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कतर एक अरब देश है, अल जज़ीरा बेसिकली एक अरब देश के द्वारा फंडेड नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क है। उसके बाद में भी अलग-अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर इस नेटवर्क को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बैन किया था, बहरीन ने इसको बैन कर रखा था, इजिप्ट ने इसको बैन कर रखा था, सऊदी अरब ने इसको बैन किया था, जॉर्डन ने इसको बैन किया था। बड़ी मजे की बात है कि जितने भी मेजर मुस्लिम देश हैं लगभग सब ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अल जज़ीरा को बैन कर रखा था अपने देश में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसको एक ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है एक अरब देश के द्वारा ही जो है फंडेड है, एक अरब देश के द्वारा ही जो है इसको चलाया जा रहा है उसके बाद में भी। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी पे भी कुछ ना कुछ तो सवाल उठते हैं जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो एक अलग डिबेट हो जाती है। बट ये एक पॉइंट है कि इसराइल पहला देश नहीं है जिसने अल जज़ीरा को अपने देश में ब्रॉडकास्ट करने से बैन किया है। सऊदी अरब, जॉर्डन, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इन लोगों ने भी जो है अलग अलग, इजिप्ट हो गया, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर इन लोगों ने भी जो है इस नेटवर्क को अपने देश में ऑपरेट करने से रोका है या फिर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा अपने काम का इसमें से कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में तो मुश्किल है, बाकी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अल जज़ीरा नेटवर्क जो न्यूज़ में बना हुआ था ये कहाँ से ऑपरेट करता है या फिर कौन से देश में बेसिकली ये बेस्ड है। तो जवाब हो जाएगा कतर के द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसराइल ने बैन किया था उस नेटवर्क का नाम बता दीजिए, तो अल जज़ीरा हो जाएगा। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि ये पहली बार है कि इसको किसी देश ने बैन किया है, तो जवाब है पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इसको अलग अलग देशों के द्वारा बैन किया जा चुका है और उसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट ये सारे देश शामिल हैं, जॉर्डन ये सारे देश शामिल हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 7 मई 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे भी इसे शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और याद रखें समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। Keep working, keep moving and keep fighting. Thank you. Jai Hind.